Relaxation. Relaxation massage is a term generally used for clients who do not have major or even minor medical conditions. It means ये एक नॉर्मल कंडीशंस में भी या फिर पार्शली क्लिनिकल कंडीशंस में भी इसको यूज कर सकते हैं. द होल बॉडी सेशन इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन ए नॉन मेडिकल environment. It means there is no need of a very specific medical equipment, right? And the ultimate goal, the most important point is the relaxation. हम जब रिलैक्सेशन थेरेपी के बारे में बात करते हैं, रिलैक्सेशन मसाज के बारे में बात करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल है रिलैक्सेशन. बट when we are talking about the clinical or therapeutic massage or soft tissue manipulation, then it attempts to address chronic pain, injury, immobility, and the focused and sometimes very localized. Suppose that, for example, एक कंडीशन ले लेते हैं, प्लांटर फैसिलाइटिस, ठीक, या फिर आर्थराइटिस. ये क्या है, क्लिनिकल कंडीशंस. और इन क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि देयर इज ए कंडीशन कि यहाँ हमारी या तो मसल्स इन्वॉल्व होगी या फिर कोई लिगामेंट्स इन्वॉल्व होगा. इट मीन्स ये मेडिकल कंडीशंस हैं. जब मेडिकल कंडीशंस होती हैं तो वहाँ हम थेराप्यूटिक मसाज करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, ना कि रिलैक्सेशन मसाज. तो ये एक मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर. ठीक. आवाज ऑडिबल है ना? एक बार यार बीच बीच में मैसेज कर दे रहा करो, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि लिखो भाई यस हाँ. ठीक. नेक्स्ट. तो ये समझ में आया कि सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन या फिर रिलैक्सेशन थेरेपी और मसाज थेरेपी में क्या अंतर होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिटरमाइनिंग द रिसाइट. एक नया वर्ड है रिसाइट. और रिसाइट का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिसाइट? बताओ थोड़ा. रिसाइट का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइट? बेसिकली रिसाइट का मतलब जो होता है, इसका मीनिंग भी होता है एक्सरसाइज. ठीक. तो अभी क्या है, हम आज के सेशन में एक मोटी मोटी बात करेंगे, एक जनरल बात करेंगे, क्योंकि मसाज थेरेपी बहुत ब्रॉड टॉपिक है. इसके लिए एक सेशन में कवर करना इम्पॉसिबल है, इसके लिए मल्टीपल सेशंस चाहिए. ठीक है. तो उसके रिगार्डिंग अभी क्या है, रिसाइट का मतलब ये है कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिजाइन करना है, कंडीशन बाई कंडीशन. तो बेसिकली जब भी आप किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी थेराप्यूटिक कंडीशंस के बारे में आप डिजाइन करते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को, आपको मेनली तीन चीजों पर फोकस करना होता है. फर्स्ट पॉइंट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कंडीशन टू बी ट्रीटेड. आप जिस भी कंडीशन को ट्रीट करने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए उसके बारे में कि उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है. सेकंड पॉइंट, appropriate choice of stroke and modalities as well as duration, amount of pressure. ठीक है. अब अमाउंट ऑफ प्रेशर क्यों है? अभी मैं बताऊंगा कि डीप प्रेशर यूज करने से क्या होता है, लाइट या कम प्रेशर यूज करने से क्या होता है, क्योंकि पूरी मसाज थेरेपी में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का ही खेल है. थर्ड पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. क्योंकि आप जो भी कंडीशन को ट्रीट करने जा रहे हैं, जिस भी टेक्निक से आप ट्रीट करने जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस टेक्निक को जब भी यूज करें तो इसका फिजियोलॉजिकल आउटपुट क्या होगा. है ना? आपको जब तक ये नहीं पता होगा, आप उस मॉडलिटी को यूज करने जा रहे हैं, इवन यू डोंट नो व्हाट इज द
physiological effect, what is the contraindication, what is the importance of using it, है ना। हमें ये सब चीज पता होना चाहिए। नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेशर। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस है, द डिस्टिंक्शन इज मेड बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट प्रेशर। यानी आप जब लाइट प्रेशर यूज करेंगे, तो लाइट प्रेशर जब आप यूज कर रहे होंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो स्टिमुलेटिंग आएगा। वाइल जब आप मॉडरेट प्रेशर को यूज, आप लाइट प्रेशर यूज कीजिए या फिर मॉडरेट प्रेशर यूज कीजिए, दोनों का इफेक्ट जो होगा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा। यानी ये उस कंडीशन पर, उस पार्टिकुलर लोकेलाइज्ड लोकेशन पर आप जब यूज करने जा रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट आने वाला है वो स्टिमुलेटिंग होगा। आगे बताएंगे कि स्टिमुलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, एज अपोज टू द पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट प्रेशर। नहीं, समझिए, जो हमारा लाइट प्रेशर है, हम जब भी मसाज थेरेपी में लाइट प्रेशर यूज करने जाएंगे, तो उससे जो इफेक्ट आएगा इज एज इक्वल टू moderate pressure. But when we are going to use deep pressure, then there is a certain change in its effect. जब हम moderate या फिर light, तो इनका जो इफेक्ट आना है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। बट जब आप डीप प्रेशर को यूज करने जाएंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। दैट्स वाई आई एम वेरी मच फोकसिंग ऑन लाइट प्रेशर एंड डीप प्रेशर। नाउ, व्हेन मसाज थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये जो लाइन लिखी हुई है ये कॉमन है। कॉमन मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडीशंस वेयर यू आर गोइंग टू यूज प्रोटोकॉल्स लाइक मसाज थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आप कहाँ पर मसाज थेरेपी नहीं दे सकते। एक होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां आप मसाज थेरेपी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट, कि आप कहाँ पर मसाज थेरेपी को यूज नहीं कर सकते या ये कहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। तो उसके लिए जो आपको समझना है वो सिंपल सा ये है, मसाज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफन डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो फैक्टर हैं, द कंडीशन, मतलब आप जिस पेशेंट को या जिस भी कंडीशन को ट्रीट करने जा रहे हैं वो कंडीशन क्या है। पेशेंट, जिस पेशेंट को आप ट्रीट करने जा रहे हैं उस पेशेंट के बारे में। ट्रीटमेंट सेटिंग, द स्किल लेवल ऑफ मसाज थेरापिस्ट। समझे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमेंट, गाइस, कमेंट प्लीज। ओके, नाउ दीज आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। मतलब आपने इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है और इनमें कोई भी कंप्रोमाइजेशन आप नहीं कर सकते। जैसे पहला है मेडिकल कंडीशंस रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। सपोज दैट देयर इज ए पेशेंट ऑफ शॉक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक का है। अब उसको मेडिकल इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत है एट ए टाइम, ना कि हमारी मसाज थेरेपी की, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सीरियसनेस ऑफ कंडीशन क्या है, हमें सीरियसनेस के अकॉर्डिंग ही इस चीज को डिसाइड करके चलना है। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि जो सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें हम मसाज थेरेपी का यूज नहीं करेंगे। दूसरा, अनस्टेबल वेस्कुलर डैमेज। सपोज दैट किसी को भी एन्यूरिज्म या फिर अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन हो चुका है किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, जब प्लेग का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा? अब हमें नहीं पता ना प्लेग वुल्नरेबल है या अनवुल्नरेबल है, हमें उसकी कंडीशन नहीं पता। जब तक हमें उसकी कंडीशन नहीं पता है तब तक अगर हम मसाज थेरेपी देते हैं, सपोज दैट वो क्लॉक टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और वो किसी भी स्मॉल आर्टरी को जाके आगे ब्लॉक कर सकता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटर। थर्ड इज गैंग्रीन, किडनी डिजीज और एडवांस हार्ट डिजीज। गैंग्रीन, डू यू नो गैंग्रीन? गैंग्रीन क्या होता है? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन क्या होता है?
गाइस जस्ट टेल मी व्हाट इज गैंग्रीन। अरे सिंपल सी बात है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट करके बोलो। नहीं बोल रहे? चल, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो गैंग्रीन होती है, गैंग्रीन में होता क्या है, जो हमारे मस्कुलर पार्ट है, इवन वेस्कुलर पार्ट, इवन लिगामेंटस पार्ट, कभी कभी क्या होता है, जब गैंग्रीन किसी भी मरीज को होती है, तो उसके जिस पार्ट पर गैंग्रीन हुई है वो पूरा सा सड़ जाता है, रोटन पार्ट हो जाता है ना, गल जाता है। कभी कभी उसकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा ही सीवियर हो जाए, तो उसमें ब्लैकिश पार्ट हो जाता है, वो पूरा पार्ट ब्लैक पड़ जाता है जिस जगह पर गैंग्रीन हुई होती है ना। रोटन पार्ट बोलते हैं, पड़ा हुआ पार्ट बोलते हैं उसको। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गैंग्रीन की वजह से उस पार्ट पर जितनी भी ब्लड सप्लाई थी वो सारी खत्म हो चुकी है ना। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से क्या हो रहा है, उन सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। और जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर वो कब तक, यानी सबसे पहले नेक्रोसिस होता है, और नेक्रोटिक सेल होने की वजह से वो फर्दर गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। सेकंड इज किडनी डिजीजेस। मान लीजिए किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है ना, और आप कहेंगे लाइए हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देने वाले हैं आपको, तब भी कुछ का कोई इफेक्ट नहीं आना। या फिर एडवांस हार्ट डिजीज होगी। एडवांस हार्ट डिजीज का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, आप वहां भी इस कंडीशन का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट, पोस्ट हार्ट अटैक और पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स हु हैव नॉट येट बीन मेडिकली स्टेबलाइज्ड, है ना। ओके, अब ठीक है बॉयज। ये शिफा खान, अच्छा ये होता, वॉइस की दिक्कत सबको हो रही है क्या? इज दैट ओके राइट नाउ? शिफा खान, अब ठीक है? ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो पोस्ट हार्ट अटैक या फिर पोस्ट स्ट्रोक के बाद भी मेडिकली स्टेबलाइज नहीं है, उसके जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, तो जब उनके वाइटल्स भी नॉर्मल नहीं चल रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये करेंगे कि हमको वहाँ मसाज थेरेपी को कॉन्ट्राइंडिकेट करके रखेंगे। नाउ, सीवियर हेडअप ऑफ अननोन रीजन, सपोज दैट, वैसे हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, और जब भी माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको मसाज थेरेपी के द्वारा ही सबसे ज्यादा ट्रीट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या कंडीशन होती है, कभी कभी कुछ इस तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं। मान लीजिए आपके क्रेनियल नर्व्स हैं, है ना, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और उन क्रेनियल नर्व्स के जो न्यूक्लियस हैं वो हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके भी एक न्यूक्लियस होंगे। और वो जो न्यूक्लियस हैं वो ब्रेन के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और जब वो ब्रेन के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और आपको जब तक उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, और आप मसाज थेरेपी, डीप प्रेशर, लाइट प्रेशर, कम प्रेशर, जो भी है टेक्निक, उसका यूज करके आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है कि जो कंडीशन उसको है सीवियर हेडेक वाली वो और एग्जैजरेट कर जाए, है ना। क्योंकि हमें जब तक उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता तब तक हम प्रिकॉशंस नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से इस पेशेंट को ट्रीट करना है, हमें नहीं पता होगा। क्योंकि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड ही पेशेंट की एग्जैक्ट कॉज को जानने की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाई मेडिकेशन। मान लीजिए कोई मरीज है और वो कंटिन्यूस मेडिसिन पे है ब्लड प्रेशर की, है ना, एटोरवास्टेटिन या फिर जो भी हमारी एम्लोडिपाइन होती है, इन मेडिसिन को वो कंटिन्यूस ले रहा है। जब इन मेडिसिन को कंटिन्यूस वो ले रहा है, उसके बाद भी उसका ब्लड कंट्रोल में नहीं है, बीपी उसका कंट्रोल में नहीं है, इस कंडीशन में अगर हम मसाज थेरेपी यूज करेंगे तो क्या होगा, हम जब भी मसाज थेरेपी यूज करते हैं तो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है इसका वो ये होता है, इट इम्प्रूव्स और इंक्रीज ब्लड सप्लाई। जब ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, इवन हम जिस पार्ट पे करने जा रहे हैं, जो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है, उसमें ऑलरेडी ब्लड सप्लाई इंक्रीज है। जब सप्लाई इंक्रीज है और उसको हम
फिर भी मसाज थेरेपी यूज करने चले गए तो क्या होगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एसोसिएट प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगे, है ना? किसी को हाई ग्रेड फीवर है, और हाई ग्रेड फीवर है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, मसाज थेरेपी को हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। क्यों, कोई बता सकता है? हाँ जी। कैन एनीवन टेल मी व्हाई फीवर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? वो सॉरी, व्हाई मसाज थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग फीवर? बोलो। फीवर। कोई नहीं, फीवर के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट का ये सेशन और रिमेनिंग बचा है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी, हम दोबारा, जरूरत तो पड़ेगी, दोबारा ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज एन्यूरिज्म। अच्छा, एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म क्या होता है? मान लीजिए ये कोई आपकी आर्टरी है, ठीक है? ये आर्टरी है, इसमें ब्लड सप्लाई जा रही है आपकी, ठीक है? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो ब्लड की आर्टरी है, इनकी जो ये बाल है, ये ब्लड की, ये आर्टरी की बाल है, ये जो बाल होती है, कभी कभी ये इतनी वीक हो जाती है और ये एक्सटर्नली प्रोट्रूजन बना लेती है इस तरह से। कुछ पार्ट इसका बाहर की तरफ स्वेलअप हो जाता है ना? जब ये पार्ट बाहर की तरफ स्वेलअप हो जाता है, ये जो पार्ट स्वेलअप हो गया, इस स्वेलअप पार्ट को ही हम एन्यूरिज्म कह देते हैं। कैसे होता है ये, क्यों होता है, वी विल डिस्कस इस मतलब हम इसको लेटरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये समझ लो कि एक नॉर्मल ब्लड की आर्टरी है, और उस आर्टरी की वाल में कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट आएगा, एक ऐसा प्लेस आएगा जहां पर ये आर्टरी बाहर की तरफ प्रोट्रूज कर जाएगी। जब ये बाहर की तरफ एक्सटेंड कर जाएगी तो इस कंडीशन को एन्यूरिज्म कहते हैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि इन्फेक्शन जितने भी होते हैं उनमें हम मसाज थेरेपी नहीं देते हैं, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राइंडिकेट इसलिए है क्योंकि ये उस कंडीशन को और बढ़ा देगी, ठीक है? नेक्स्ट, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस, अभी जैसे मैंने आपको प्लेग के बारे में बताया, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के बारे में बताया, उसी तरह से थ्रोम्बस, थ्रोम्बस को भी हम अथेरोमेटस प्लेग कहते हैं। बट ये स्टेशनरी ब्लड क्लॉट होता है, और जब स्टेशनरी ब्लड क्लॉट होता है मतलब ये कहीं भी बॉडी के पार्ट में लोकेट हो सकता है, कहीं भी इट कुड बी प्रेजेंट, ठीक? नाउ, प्रीवियसली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, नाउ लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मसाज थेरेपी। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम जो बात कर रहे हैं ये एक ओवरऑल कंडीशंस के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में भी हमने बात नहीं करी है, ठीक है? इसमें क्या है, सपोज दैट फ्रॉस्ट बाइट, कोई भी स्किन कंडीशंस है किसी भी पेशेंट के लिए, स्किन के इन्फेक्शन हो गए, है ना? उस कंडीशन में भी हम मसाज थेरेपी यूज नहीं करेंगे। लोकल स्किन इरिटेशन ऑफ अननोन रीजन, ओपन वुंड हो गया, या फिर सोर, या फिर अल्सर्स हो गए। सपोज दैट कोई बेड रिडन पेशेंट है और उसको डेक्यूवाइटिस अल्सर हो जाता है ना? लंबे समय तक अगर बेड रिडन पेशेंट रहता है तो उसको अल्सर होते हैं। जब उसको अल्सर हो जा रहे हैं तो क्या उस कंडीशन में हम मसाज थेरेपी यूज करेंगे? नहीं, ये लोकल है, क्योंकि अल्सर पूरी बॉडी में नहीं होगा, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में होगा। ओपन वुंड पूरी बॉडी में नहीं होगा, स्पेसिफिक पार्ट में होगा। इरिटेशन है, स्पेसिफिक पार्ट में होगी, इसीलिए लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन। समझ में आया? लोकल क्यों, क्यों है ये लोकल? इसलिए क्योंकि ये बॉडी किसी न किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में होगी, रिसेंट बर्न हो गई या रेडिएशन से बर्न हो गई, है ना? अनडायग्नोस्ड लंप हो गया, मान लो किसी की बॉडी में एक एक्सटर्नली उभार बन गया जो हमारे विजिबल है। अब हमें नहीं पता ना उसकी कंडीशन क्या है, उसके अंदर किस तरीके का लंप है। हो सकता है वो किसी कैंसर की वजह से हो, है ना? हो सकता है लाइपोमा ही हो। लेकिन हम जब तक उसको डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक हम क्यों और कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंडीशन जो है उसके लिए मसाज थेरेपी के लिए सूटेबल है, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो हम मसाज थेरेपी उस समय नहीं करते हैं, उसका भी रीजन। नेक्स्ट, जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन या फिर मसाज मैनिपुलेशन है, बेसिकली यहाँ मेंशन किया है स्टार्ट में उनके टाइप्स के बारे में,
कि कौन कौन से टाइप्स जो है मसाज मैनिपुलेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है। पहला स्ट्रोकिंग होता है। दूसरा प्रेशर मैनिपुलेशन होता है। थर्ड परकसन मैनिपुलेशन एंड फोर्थ इज वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी, परकसन, प्रेशर, स्ट्रोकिंग। ठीक है। पहला स्ट्रोकिंग जो होता है, ये सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एंड डीप स्ट्रोकिंग दो तरह का होता है। सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एंड डीप स्ट्रोकिंग, है ना। इसकी इमेजेस आगे लगी हुई है ना। आगे इसको देखते हैं, बस अभी कैटेगराइज देख लो, इसका क्लासिफिकेशन कैसे है। दूसरा प्रेशर। प्रेशर में हमारे तीन सब टाइप्स होते हैं। पहला नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन। नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन। ठीक है। नीडिंग के भी अंदर पाल्मर नीडिंग, डिजिटल नीडिंग या आयरनिंग। पेट्रिसाज पिकिंग अप, रिंगिंग, स्किन रोलिंग। फ्रिक्शन सर्कुलर फ्रिक्शन, ट्रांसफर फ्रिक्शन। ये बहुत सारे तरीके से हम मसाज थेरेपी को यूज करते हैं। और सब कंडीशन, हर एक टेक्निक का यूज जो है स्पेसिफिक कंडीशन के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारी कंडीशंस में हम सभी स्टेप्स को या सब टाइप्स को इनको यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है। परकसन को हम टेपोटमेंट भी कहते हैं, जिसमें हमारा क्लैपिंग हो गया, हैकिंग हो गया, टैपिंग हो गया, बीटिंग, पाउंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट हील परकशन। ये इसके सब टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी देखा स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग में एक सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग था और एक डीप स्ट्रोकिंग। तो जो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग होता है उसके बारे में जानते हैं। स्ट्रोकिंग इज यूनिडायरेक्शनल फॉर आवर पर्पस। यूनिडायरेक्शनल, स्लो, नॉट डीप बट नॉट फिदरली, नॉन इन्वेसिव, ग्लाइडिंग केयरफुली, यूजुअली स्लो ड्रैग ऑफ द फुल एंड ऑन द बॉडी। हैंड प्लेसमेंट देख रहे हैं आप, हैंड का प्लेसमेंट कैसा है, इसको देखिए। जो कंप्लीट पाम सरफेस है हैंड का, वो पूरा बॉडी के कांटेक्ट में, ये नहीं कि सिर्फ फिंगर्स कांटेक्ट में या पूरा एक थंब कांटेक्ट में या सिर्फ पाम पाम कांटेक्ट में। कंप्लीटली हैंड जो है हमारा, वो पूरा बॉडी के स्किन के कांटेक्ट में है ना। स्ट्रोकिंग में जब भी हम यूज करते हैं, तो स्ट्रोकिंग को यूज करते वक्त हमारा फुल पाम का जो सरफेस है वो स्किन के कांटेक्ट में रहना चाहिए। दूसरा, ये जो स्ट्रोकिंग होती है, ये नॉन इन्वेसिव, और इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट का यूज करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट का क्या होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट एक तरीके से हमारे, जैसे हम बॉन्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें स्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग, स्पिनिंग, है ना, रोलिंग, चार मूवमेंट होते हैं। किसी भी जॉइंट के जो मूवमेंट होते हैं बॉन टू बॉन, वो चार मूवमेंट होते हैं। तो हमें एक ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, उस तरीके के मूवमेंट को, नॉट ए ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ बॉन, बट हाँ उसके सिमिलर मूवमेंट होता है। इसलिए यहाँ ग्लाइडिंग मूवमेंट को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है, उसको भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज कर रहे हैं, चलिए यूज कर रहे हैं, तो इसके कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, तभी हम इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमें इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन के बारे में भी जानना, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। अच्छा, एक चीज सुनो, अभी जो है सेशन का 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन लोग इस सेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि 40 मिनट का टाइम होता है सेशन में, 20 मिनट तो ज्वाइन होने से पहले ही खराब हो गए थे, आप लोग जब ज्वाइन किए थे उससे पहले। तो अभी क्या है, इस सेशन को हम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग से। ठीक है, मैसेज करो भाई। हेलो। हेलो। हाँ जी, है ना। क्योंकि अभी सिर्फ अब 1 मिनट बचा हुआ है, तो वो अपने आप ही नहीं तो एग्जिट हो जाएगा। इसलिए इसको अभी लीव करके, आप लोग लीव कर दो, दोबारा से इसको सेशन को रिस्टार्ट करते हैं, तुरंत ज्वाइन कर लेना। ठीक है।